हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा कट ऑफ से संबंधित। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इतने मार्क्स अगर प्राप्त किए हैं तभी आप लोग रीट पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइंग कर पाएंगे। उसके बाद ही आप लोगों के रीट मेंस के फॉर्म निकलेंगे। रीट मेंस के फॉर्म में आप तभी एलिजिबल हैं जब आपकी रीट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होगी। ठीक है, तो उसके लिए मार्क्स कितने आने चाहिए, कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है, उस पर बात करेंगे। टीएसपी एरिया की भी बात करेंगे, नॉन टीएसपी एरिया की भी बात करेंगे और साथ में ही हम आप लोगों के जो है रीट पात्रता परीक्षा में पेपर कैसा आया था, कैसा नहीं आया था, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी रीट पात्रता परीक्षा देकर आए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को जानकारी पूरी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा लेवल सेकेंड वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी। तो 27 और 28 फरवरी को आपका रीट पात्रता परीक्षा का पेपर हुआ था। 27 और 28 फरवरी को जो है आपका रीट पात्रता परीक्षा पेपर था। उसमें आप लोगों के सेकेंड शिफ्ट में था 27 तारीख को तो, और 28 तारीख को सुबह की शिफ्ट में था। पेपर की अगर हम बात करें, क्योंकि पेपर से ही डिसाइड होता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। पहले आप लोगों को बता दूं कि जो 27 फरवरी का पेपर आया था वो न तो इजी था और न ही हार्ड था। वो एक मॉडरेट पेपर था। इजी से मॉडरेट आप मान सकते हैं, ज़्यादा हार्ड वो पेपर था नहीं। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही उसमें जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस का जो लेवल था वो एक तरफ तो हाई भी था। हाई का मतलब वही आप समझ गए होंगे, थोड़े बहुत घुमा के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। अगर हम सीडीपी वाले पोर्शन की बात करें, साइकोलॉजी वाले पोर्शन की बात करें पहले पार्ट की, तो वहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके आए थे। 30 क्वेश्चन में से आप लोगों से डायरेक्ट सारी चीज़ें ऐसे नहीं पूछी गई थी, जैसे कि शिक्षण विधियाँ पूछ ली हो या फिर ऐसे डायरेक्ट लेखक के नाम पूछ लिए हो। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर बहुत कम थे। क्वेश्चन इस टाइप से आए थे, पूरा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप क्या लॉजिक फिर लगाते हो। एक आध क्वेश्चन होगा जो बहुत इजी होगा, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के थे, तो वो मॉडरेट की गिनती में आते हैं। न तो वो इजी होते हैं और न ही वो हार्ड होते हैं। उसमें आप लोगों को अपना दिमाग लगाना पड़ता है, फिर जाके ही वो क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। तो इसलिए उसको इजी भी नहीं बोल सकते तो हार्ड भी नहीं बोल सकते, उसको मॉडरेट बोलेंगे। बाकी अगर हम बात करें हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश जो आपके लैंग्वेज रही है, अगर उसकी बात करें तो आप लोगों के पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इन सब्जेक्ट में लैंग्वेज वालों में ज़्यादातर व्याकरण आती है और व्याकरण ही भर भर के पूछी गई थी। तो उस पेपर को आप लोग इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ व्याकरण आती है वहाँ पेपर इजी नहीं होता है। मॉडरेट उसको बोल सकते हैं, हार्ड भी वो पेपर नहीं था। तो ये भी पेपर मॉडरेट ही थे, लैंग्वेज वाले भी। अगर हम बात करें अपने अपने सब्जेक्ट की, जैसे एसएसटी वालों की बात करें या फिर साइंस मैथ वालों की बात करें, तो जिनने सब्जेक्ट पढ़ रखा था, जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कंप्लीट था, उनके लिए पेपर एक बहुत ही कॉमन सा पेपर था, बहुत इजी टाइप का पेपर था सब्जेक्ट का। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा था या जिन्होंने पढ़ा तो था पर उन्हें याद नहीं था, तो उनके लिए ये मान सकते हो कि मॉडरेट टाइप का पेपर था। ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे पेपर की, लेवल सेकंड वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके पेपर की अगर हम बात करें, तो पेपर एक मॉडरेट टाइप था। न तो आप उसको इजी बोल सकते हो और न ही आप उसको हार्ड बोल सकते हो। ठीक है ना, तो एक मॉडरेट पेपर का सामना आप सभी ने किया होगा और अच्छे से आप लोगों ने कर लिया भी होगा। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है, बहुत सारी बार क्या, ज़्यादातर यही होता है कि हम पेपर देकर आते हैं तब तो हमें सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि जैसे हमने किया है वही सब कुछ सच है या वही सब कुछ सही लगे हैं। पर जब आप घर पर आकर देखते हो, मिलान करते हो, जब फाइनल आंसर की आएगी ऑफिशियल तौर पर गवर्नमेंट की, तब उससे मिलाओगे, तब आपको रियलाइज़ होगा। क्योंकि पेपर आपका जो है ऑनलाइन शो हो जाएगा आपको, और उसी माध्यम से आप लोग जो है अपना आंसर मिला सकते हैं। कार्बन कॉपी आपके पास हो गई सही, उससे आपको लोगों को पेपर मिलान करना है। और जो चाहते हैं कि मैं तो डायरेक्ट रिजल्ट देखूंगा, तो आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। रिजल्ट भी जल्द ही जारी होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रीट मेंस भी करवानी है गवर्नमेंट को। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि रिजल्ट और आंसर की जल्द जारी होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर हम बात करते हैं मार्क्स की कि कितने परसेंट आपको मार्क्स लाने हैं। यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर हुआ था, उसमें से आप लोगों ने कितने मार्क्स लाने हैं, जब जाके आपकी जो है रीट प्री क्वालिफाई हो जाएगी। जिन स्टूडेंट्स की पहले से ही क्वालिफाई है ना, रीट जिन्हों की पहले से ही क्वालिफाई है, वो सभी स्टूडेंट्स मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे उन्होंने अभी का पेपर दिया हो नहीं दिया हो। ठीक है ना, अभी तो वो अपना कॉन्फिडेंस अपनाने गए होंगे कि मेरे को कितना और आता है, क्या आता है। जिन स्टूडेंट्स की पहले से क्लियर है वो आराम से रीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं और उसका फॉर्म भी भर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स की अभी के एग्ज़ाम के हिसाब से रीट प्री क्लियर होगी, वो सभी भी यहाँ पर जो है रीट मेंस का फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी के कम से कम 60% मार्क्स टीएसपी एरिया वाले स्टूडेंट्स के आने चाहिए और नॉन टीएसपी वाले स्टूडेंट्स के भी 60% रखी गई है। मतलब कि 150 में से आपके 90 नंबर आना ज़रूरी है। 90 से ऊपर ही आएंगे तो ही आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके 89 नंबर 88 नंबर भी आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 150 में से जनरल वालों को लाने हैं 90 नंबर, यानी कि 60%, टीएसपी एरिया या नॉन टीएसपी एरिया दोनों को। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो टीएसपी एरिया है उसमें 36 मार्क्स लाने हैं 150 में से, और 36% मार्क्स लाने 150 मतलब 100% में से, और यहाँ पर 55% मार्क्स लाने हैं नॉन टीएसपी एरिया को। तो 36 का मतलब ये मान के चल सकते हो आप लोग 150 में से 54 नंबर लाने हैं। ठीक है, 150 में से 54 प्लस नंबर आपको लाने हैं टीएसपी एरिया वालों को, एसटी कैटेगरी को। और जो स्टूडेंट नॉन टीएसपी एरिया से आते हैं उन्हें 55 यानी कि 83 या उससे ऊपर, यानी कि 83, 84, 85 मार्क्स लाने होंगे। 83 तो कम से कम है, उसके बाद आप कितने भी ला सकते हो। 82 भी यहाँ पर है वैलिड, तो पर देखो फिर क्या होता है, 83 कम से कम लाने ही है। इसके बाद अगर हम बात करें एससी, ओबीसी, एमबीएस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको 55% मार्क्स लेकर आने हैं। तो यहाँ पर ये मान के चल सकते हो आपको 150 में से 83 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है ना, एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन एंड विधवाओं की। जो विधवा महिलाएं हैं या फिर जो पहले ही किसी न किसी जॉब में थे, रिटायर हो गए या बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तो उनके यहाँ पर जो है 50% मार्क्स लेकर आने हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया वाले सभी स्टूडेंट्स को। 150 में से ये मान के चलो 50% का मतलब ये मान सकते हो आप लोग कि 80 के आसपास तो नंबर होंगे ही, सही है ना, 80 के आसपास होंगे। आप निकाल के खुद देख लेना। 50% यहाँ पर जो है आपको लेकर आने हैं, यानी कि 75 मार्क्स यहाँ पर आपको लेकर आने हैं कम से कम। ठीक है ना, 75 मार्क्स यहाँ पर 50% हो जाएगी आपकी। पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको 70 के आसपास ऐसा कुछ मार्क्स लेकर आने होंगे। 40% आप खुद निकाल कर देख लेना 150 में से, तो 70 के आसपास मार्क्स की आपको आवश्यकता होगी। बाकी जो शहरिया जनजाति है उनको 36% मार्क्स लेकर आने हैं। कहने का मतलब ये है, 36% का मतलब ये होता है कि 150 में से आप लोगों को कम से कम 54 तो नहीं, कम से कम हाँ 54 के आसपास या इतने ही मार्क्स आपको लेकर आने हैं, तब जाके आपकी 36% बन जाएगी। तो यही कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आप लोगों को इतने मार्क्स पर आपकी जो है रीट प्री या रीट पात्रता परीक्षा जो है आपकी क्वालिफाई मानी जाएगी। और इसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन है, मतलब आप जब तक परीक्षा देना चाहते हैं तब तक आप लोग दे सकते हैं। रीट प्री निकलने के बाद ही आप लोग रीट मेंस का फॉर्म भरेंगे, फिर रीट मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। जैसा कि विज्ञप्ति आई थी उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि रिज़ल्ट आपका जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद ही डिक्लेयर होगा। नॉर्मलाइजेशन का एक फ़ॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से आपके जो है मार्क्स बनते हैं, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसा रहता है कि किसी की 80% बन रही हो तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 75% भी हो जाती है।
बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनके 80% बन रही हो तो उनके 85% भी नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकती है। ये डिपेंड करता है पेपर का पैटर्न कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे, कितने हार्ड थे, कितने इजी थे, उन सभी को मिलाकर एक कैलकुलेटर्स की मतलब कैलकुलेट किया जाता है पूरी चीज़ को। फिर उसके बाद ही नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के दौरान जितने मार्क्स आपके बनते हैं वही आप लोगों के शो होते हैं। उसी के हिसाब से आपकी परसेंटाइल निकलती है और उसी के हिसाब से आपके मार्क्स आते हैं। तो वही आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, जितने आते हैं उसी के हिसाब से आपको रीट प्री पात्र माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। जिनकी रीट प्री हो जाएगी वो सभी रीट मेंस की तैयारी करने लग जाएंगे, या अभी से भी कर सकते हो। अगर आपको आइडिया हो गया हो कि हाँ मेरी निकल रही है, मेरी नहीं निकल रही, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आपको 3rd ग्रेड का टीचर बनना है तो ये एग्ज़ाम देने होंगे और क्वालिफाई करना होगा, तभी आप लोग बन पाएंगे। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आप लोगों को ओनली कट ऑफ से संबंधित, आपके नॉर्मलाइजेशन से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी रीट मेन से संबंधित जो भी जानकारी आएगी वो भी आप लोगों को बता दी जाएगी। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।